हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को एसीपी का प्यार भरा नमस्कार। बेटा, आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और ज्यादा अच्छे से कहूं तो बड़े ही मजेदार तरीके से, मतलब बिल्कुल ही अलग तरीके से इसको सीखने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक चीजें याद करके तुम नीट के एग्जाम में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन तक इस चैप्टर से सोल्व कर सकते हो, और वो भी मात्र 1 घंटे के लगभग में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है बिल्कुल ही अलग अप्रोच से हम पढ़ने वाले हैं। करते हैं स्टार्ट। देखना कितना आसान चैप्टर ये हो जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, आज के इस लेक्चर में पूरा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हम कवर करने वाले हैं। हर एक चीज, हर एक पॉइंट पे बात करेंगे, टू द पॉइंट बातें करेंगे, बिना फालतू में समय खराब करने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स पे बात होने वाली है इस चैप्टर में। बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में हम देखेंगे, डेंसिटी के बारे में हम देखेंगे, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम देखेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, मीन फ्री पाथ एंड रिलैक्सेशन टाइम। हर एक पॉइंट के ऊपर बात होगी, और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं नीट में, इस पे भी हम बात करेंगे। मतलब हम हर चीज को छोटा सा छोटा फॉर्मूला पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या पूछे जा सकते हैं, उसके हम बारे में बात करेंगे। करते हैं स्टार्ट। देखो बेटा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले एवोगैड्रो हाइपोथेसिस को समझना पड़ेगा। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कुछ बातें बताई जो हमें ध्यान रखनी है एज इट इज। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, सीधा इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो क्या बोला है, बोल रहा है कि एट ए फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज सेम फॉर ऑल द गैसेस। बहुत ही तगड़ी बात बोली है इसने। ये बोल रहा है कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर, यदि गैस का कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर कर दिया जाए, तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम में एक क्यूब ले लो, 1/1/1, मान लो 1 मीटर क्यूब एक वॉल्यूम है, इसमें कोई भी गैस भरो, उस टेम्परेचर और उस प्रेशर पर इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स को उसमें डालना पड़ेगा, तब जाके वो पर्टिकुलर टेम्परेचर अचीव कर पाओगे, वो पर्टिकुलर प्रेशर अचीव कर पाओगे। तो कोई भी गैस भरो, कोई भी गैस भरो, हाइड्रोजन, हीलियम, कोई भी गैस, जो भी गैस है, कोई भी गैस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो भी गैस भर रहे हो, उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम जो है हर गैस के सेम होंगे एट ए फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, कितने होंगे उसके बारे में बात करते हैं। बोला द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस इज दिस नंबर, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, कहां से 22.4 लीटर, लेकिन हां ध्यान रखना है 22.4 लीटर किसी भी गैस के वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे दैट विल बी 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ये जो नंबर है ना, ये नंबर, इसको हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। ये जो नंबर है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एवोगैड्रो हाइपोथेसिस में है, इसको बोलेंगे एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर, इसको Na से लिखा जाता है, Na से। केमिस्ट्री में बहुत सुना होगा इसके बारे में, यदि तुमने थोड़ा बहुत भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा है तो। ठीक है, अब देखो अगली बात क्या बोल रहा है, द मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट STP इज इक्वल टू इट्स मोलिकुलर वेट। मतलब एक प्रकार से मोलिकुलर वेट को डिफाइन कर रहा है। ये कह रहा है कि 22.4 लीटर कोई भी गैस ले लो, ठीक है, STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, तो उसका जो मोलिकुलर वेट होगा वो उसके वेट के बराबर होगा। मतलब देखो, घुमा फिरा के मैं इस सारी बातों को एक ही लाइन में जनरलाइज करता हूं, याद रखने के लिए बहुत आसान होगी। क्या, मोल तो समझते हो, मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, इतना तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, मास अपॉन मोलिकुलर मास जो है, एक मोल गैस, कोई भी 1 मोल ऑफ ए गैस, एक गैस का 1 मोल का वॉल्यूम STP पर 22.4 लीटर होता है, वॉल्यूम एट STP। कोई भी गैस हो, 1 मोल होगी तो 22.4 लीटर वॉल्यूम होगा। 1 मोल मतलब 22.4 लीटर वॉल्यूम। इक्वलेंट होगा
6.02 इंटू 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स, ठीक है। 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स। एक मोल मतलब 22.4 लीटर, मतलब 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स। सुना होगा, ये तो नाम सुना होगा कि एवोगैड्रो नंबर जो होता है, एक मोल में गैस के मोलिक्यूल्स का नंबर होता है। ये वाली बात, बस इतनी सी बात ध्यान रखना है। कभी कभी लीटर को वॉल्यूम जो है लीटर में ना लिख करके मीटर क्यूब में, ऐसा यूनिट जो वॉल्यूम की है वो मीटर क्यूब है, ऐसा यूनिट कभी कभी लीटर और मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हमें आना चाहिए। तो उसके लिए बता देते हैं, जो हम वाटर के लिए बात करें, जैसे क्वेश्चन करते हैं उससे समझ में आएगा चीजें। देखो कैसा क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है, लेटेस्ट अभी 2022 में पूछा हुआ है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। मतलब देखो, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मोलिक्यूल्स कंटेन इन 4.5 kg ऑफ वाटर एट एसटीपी इफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वेनिश अवे। ये थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं बेटा? एक्चुअल में वाटर जो है, एक गिलास में पानी डाला तो उसी गिलास की शेप में आ जाता है, कुछ दूसरे बर्तन में डालेंगे तो उसकी शेप में आ जाता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में वो फ्लेक्सिबल तो है, लेकिन उसके इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस हैं वो उसको बाउंड रखते हैं। उसको ऐसा नहीं कि गैस की तरह नहीं है, गैस में और लिक्विड में एक डिफरेंस है, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जब तक रहेंगे वो लिक्विड है। यदि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को गायब कर दिया जाए तो मोलिक्यूल्स आजाद हो जाएंगे, फिर इधर उधर घूमेंगे। जैसे गैस जो होती है किसी भी कंटेनर में डाल दो, पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई करती है, लेकिन लिक्विड ऐसा नहीं करता है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस यदि खत्म हो जाएंगे तो मोलिक्यूल्स एक दूसरे से इंटरेक्शन करना बंद कर देंगे, तो वो एक गैस बन जाएगी। तो इनडायरेक्टली ये बोल रहा है ये जो लिक्विड है ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वाटर विल कन्वर्ट इनटू गैस, H2O गैस फॉर्म में आ जाएगा, वेपर फॉर्म में आ जाएगा ये। तो ये बोल रहा है कि 4.5 किलो पानी यदि एसटीपी पे गैस फॉर्म में आ गया तो क्या पूछा है, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा एसटीपी पर, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर भी रखना है। तो हम कहेंगे कि यार एक बात बताओ, कितने मोल होंगे, क्योंकि एक मोल एसटीपी पर 22.4 लीटर रखता है। तो देखो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल कितने होंगे? मोल कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत आता होगा, मास अपॉन मोलिकुलर मास। देखो जो केमिस्ट्री में चीजें हम पढ़ते हैं ना, हम उनको बेसिक तो यूज करने वाले हैं, क्योंकि अब मैं मोल तो नहीं सिखाऊंगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल होता है मास अपॉन मोलिकुलर मास, मास अपॉन मोलिकुलर मास, ठीक है। मास कितना है? 4.5 किलो। इसको हम नॉर्मली ग्राम में लिखते हैं, क्योंकि मोलिकुलर मास हमें ग्राम में पता होता है। तो जिसमें ये मास पता है उसी में ये मास को रखते हैं। तो 4.5 किलो को लिखेंगे 4500 ग्राम। 4.5 किलो को क्या लिखेंगे? 4500 ग्राम, 4500 ग्राम, ठीक है। अपॉन मोलिकुलर मास H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। O का मोलिकुलर मास होता है 16, हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन 2, तो 16 और 2 18 ग्राम होता है मोलिकुलर मास इसका। तो ये 18 आ गया, ग्राम ग्राम हट जाएगा। कितना आएगा भाई? 9 दूनी 18, 9 5 45, 500, 250, 250 मोल है। मतलब वो 4.5 किलो पानी 250 मोल बनेगा, ठीक है। 250 मोल। अब देखो, एक मोल का मतलब होता है 22.4 लीटर एसटीपी पर। तो 250 मोल का मतलब होगा 250 गुना 22.4 लीटर। यह आएगा लीटर में। अब लीटर का मीटर क्यूब में कन्वर्जन कैसे होता है बेटा? एक पानी के लिए ध्यान रखना, फॉर वाटर ध्यान रखना, 1 मीटर क्यूब मतलब होता है 1000 लीटर। यह चीज याद रख लो, 1 मीटर क्यूब मतलब 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब मतलब 1000 लीटर होता है। ऐसे सिंपल समझो कि 1/1/1 का एक क्यूब है, तो उसमें 1000 लीटर पानी आएगा। तो बताओ
लीटर को मीटर क्यूब में बदलना है तो 1 लीटर मतलब आएगा 1/1000 मतलब 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये लीटर में है तो ये हो जाएगा 250 गुना 22.4/1000 मीटर क्यूब। 1000 से डिवाइड कर दिया मतलब, ठीक है ना, लीटर को मीटर क्यूब में 250 4 5 20 लगभग 5 से थोड़ा सा ज्यादा 5.6 आ जाएगा ये 5.6 मीटर क्यूब। देखो ये क्वेश्चन था एक्चुअल में, पता है इसमें ज्यादा फिजिक्स नहीं चाहिए होती है, फालतू में ज्यादा डेप्थ में मत जाओ इन चीजों की, अपने को टू द पॉइंट बात करनी है। ये सिर्फ इनडायरेक्टली वो एक ही चीज यूज करवा रहा था कि क्या तुम्हें पता है कि 1 लीटर गैस का वॉल्यूम 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। बस यदि पता है तो मोल निकालो, वॉल्यूम निकालो, काम हो गया। ठीक है, चलो और बातें करते हैं, आगे कुछ और चीजें सीखते हैं। ये तो हमने एंट्री की अभी, गैस में तो घुसे भी नहीं है, केटीजी में तो घुसे हैं देखो आके, उससे पहले क्वेश्चन हमने पीवाईक्यू सोल्व कर लिया। ठीक है ना, तो यही बातें देखो कि किन किन बातों पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो हमें ध्यान देना है। बस जिसने ये समझ लिया कि अच्छा इस बात पे ऐसा क्वेश्चन बनता है तो मेरे को ये याद रखना है, तो क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं होगा। ठीक है, फालतू में ज्यादा समय खराब करना ही नहीं है उस चीज में। फिर चलो इस पे आते हैं, देखो आइडियल गैस इक्वेशन पे। फिजिक्स में हम आइडियल गैस ही पढ़ते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है सभी को याद होगी, लेकिन तुमने सोचा है इस पे देखो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं सीधे। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV = nRT, खूब पढ़ी है, फिर भी मैं लिख देता हूं। चलो PV = nRT आइडियल गैस इक्वेशन। आजकल तो ये 10वीं क्लास से पहले पढ़ लेते हैं, पर ठीक है। PV = nRT। P क्या है? प्रेशर। प्रेशर नॉर्मल, हम सारी चीजों को ऐसा यूनिट में लेंगे। प्रेशर किस में आएगा? ये इन पास्कल, N/m², और पास्कल में। ठीक है। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस, ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में। N है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, ऑब्वियस सी बात है मोल में। T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये एब्सोल्यूट का क्या मतलब हुआ है ना, परेशान हो रहे होगे। एब्सोल्यूट क्या है? एब्सोल्यूट का मतलब केल्विन में। एब्सोल्यूट का मतलब होता है किसमें? केल्विन में। केल्विन में, जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब होता है 273 केल्विन, तो केल्विन में है। ठीक है। आर को बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर हो गया। ठीक है। कितना वैल्यू आएगा आर का? आर का वैल्यू होता है 8.314। यूनिट क्या होगी? प्रेशर इंटू वॉल्यूम। प्रेशर इंटू वॉल्यूम आता है जूल में, एनर्जी बन जाती है प्रेशर इंटू वॉल्यूम। एक वर्क डन का फॉर्मूला आगे थर्मोडायनेमिक्स में, प्रेशर P.V, प्रेशर इंटू वॉल्यूम, एक्चुअल में आता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम वर्क, तो एनर्जी। तो ये एनर्जी जूल में हो गया। जूल पर मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखनी है यूनिट इसकी। जूल पर मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये यूनिट होती है। इसको लगभग हम लिखते हैं 25/3, लगभग 25/3 भी लिख देते हैं, जूल पर मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसा यूनिट में तो इसकी वैल्यू याद होनी ही होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि उस समय देगा। ठीक है। एक और होता है, एक चीज वो भी याद रखनी चाहिए, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये क्या होता है? इसको के से लिखते हैं, के। ये वैल्यू होती है R/Na। Na अभी पढ़ा था एवोगैड्रो नंबर, R/Na। R पता है ये वैल्यू, Na पता है। इसकी वैल्यू लगभग आती है 1.38 गुना 10⁻⁻23, और R की जो यूनिट होगी वो इसकी यूनिट होगी, क्योंकि Na तो एक नंबर है, तो यह आ जाएगा जूल पर मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड।
ठीक है, जूल पर मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो 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 बोलो, कोई दिक्कत? तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, सिंपल, बस इतनी सी बात याद रखनी है। लेकिन ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बार बार यूज आएगी ये इक्वेशन, ठीक है। बताना, जो बात बता रहा हूं बस वो चीज दिमाग में बिठा ले कि हाँ ठीक है, मेरे को याद होगी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इससे ज्यादा तेरे को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा ना, वो इसी से आएगा जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। इससे बाहर जाएगा ही नहीं केटीजी में। दूसरा चीज काम आती है डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। चलो देखो एक बात बताओ, डेंसिटी क्या होती है? अभी तक क्या जानते हो डेंसिटी के बारे में? टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर छोड़ो, तुम तो डेंसिटी रो होती क्या है? क्या होती है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। सर हम तो यही जानते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, बस इतना ही पता है हमें, तो बहुत पता है। मास अपॉन वॉल्यूम मतलब m अपॉन वी, m अपॉन वी, ये डेंसिटी होती है। अभी मैंने बताया आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। यहां n क्या है? नंबर ऑफ मोल। क्या होता है नंबर ऑफ मोल? ये होता है मास अपॉन मोलिकुलर मास, कैपिटल एम। स्मॉल m से लिखा है मास ऑफ गैस, जिस भी गैस का हम बात कर रहे हैं। कैपिटल एम है मोलिकुलर मास, मतलब एक मोल का मास, इंटू आर इंटू टी। तो यहां से डेंसिटी वाली टर्म m अपॉन वी बना लो। देखो m तो अच्छा भला है, v नीचे ले आओ, बाकी सब उधर ले जाओ। लेकिन m अपॉन वी को मैं इधर लिख देता हूं, नाराज तो नहीं हो जाओगे इतनी सी बात पे? भाई देखो तरीके से P M R T उधर होगा, m अपॉन वी इधर होगा। लेकिन A इज इक्वल टू बी को B इज इक्वल टू ए लिख दूंगा, तो इसमें नाराज होने वाली बात तो है नहीं। देखो ठीक है, तो मैं m अपॉन वी इज इक्वल टू क्या आ गया? P M बाई आर टी। ये क्या बन गया? m अपॉन वी, डेंसिटी। देखा कितना मजे में फॉर्मूला निकल के आ गया। तो देखो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, डेंसिटी इज इक्वल टू पी एम बाई आर टी। सीख लिया कैसे आई? सीख लिया कैसे आई? अब भूल जा, अब भूल जा कैसे आई, अब सीधा याद रख। देख कैसे आई कोई बड़ी बात नहीं है, उससे फर्क भी नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि क्या मुझे ये फॉर्मूला याद है। सीधा ही काम आएगा, सीधा ही काम आएगा, ये निकालने का समय नहीं मिलेगा। तो याद रख ले, डेंसिटी ऑफ गैस प्रेशर और टेम्परेचर के टर्म्स में पीएम बाई आर टी लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? पीएम बाई आर टी। ओके अब मेरे ख्याल से दोबारा ही बताने की जरूरत नहीं है कि पी प्रेशर है। हां, एम को बता देता हूं। एम है मोलिकुलर मास, एम है मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास। मैं ये भी बता देता हूं कि कहां गलती करोगे तुम। बेटा डेंसिटी यदि हमें ऐसा यूनिट में चाहिए, यदि हमें डेंसिटी ऐसा यूनिट में चाहिए, तो जरूरी है कि सारी टर्म्स ऐसा यूनिट में लिखी हो। प्रेशर तो ऐसा यूनिट में लिख देते हैं, आर भी लिख देते हैं, टी भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिख देते हैं, लेकिन मोलिकुलर मास नॉर्मली हमें ग्राम में याद होता है। यदि मैं तुमसे पूछूं कि H2 गैस का मोलिकुलर मास, तुम्हारे दिमाग में आएगा 2। मैं पूछूं O2 का 32, N2 का 28, याद आ रहा होगा ना? यार इतना तो केमिस्ट्री में पढ़ा है ना। तो देखो ये वाली जो चीजें हैं ये ग्राम में होती हैं बेटा, ग्राम में। लेकिन हम होते हैं आदत से लाचार, लिख देते हैं बस तुम 28, 32, 36 जो भी लिख दिया। अरे बेटा वो ग्राम में होता है, उसको ऐसा यूनिट में लिखो केजी पर, केजी में, वो जरूरी है। ठीक है, तो यहां ध्यान रखना इन केजी, ये गलती होती है, ध्यान से लिख लेना इन केजी, केजी में लिखना है इसको। ओके, छोटी सी बात लग रही है ना? अब क्वेश्चंस देख कैसे पूछे गए। चल तेरे को पहले वाली बात भूल जा, देखो कुछ आता है नहीं आता, मैं जो बताया ना बस इसी से क्वेश्चन करने की कोशिश करना। ये ले भाई 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है। ए गिवन सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस ऑक्यूपाइज ए वॉल्यूम V एट ए प्रेशर P एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर T। ठीक है, द मास ऑफ ईच मोलिक्यूल ऑफ द गैस इज स्मॉल m, मास ऑफ ईच मोलिक्यूल ऑफ द गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द डेंसिटी ऑफ द गैस। मतलब सीधा फॉर्मूला पूछा है,
लेकिन यार पता है वो समझदार है थोड़ा सा, उसको पता है कि तुम रट के बैठे हो PM/RT, वो R के टर्म्स में फॉर्मूला ही नहीं दिया। तो क्या हो गया, डेंसिटी का फॉर्मूला तो याद कर रखा है ना, PM/RT। यहां m मोलिकुलर मास याद होता है, लेकिन यहां क्या दिया, स्मॉल m क्या है, मास ऑफ ईच मोलिक्यूल, मास ऑफ ईच मोलिक्यूल। तो ध्यान से सुन, स्मॉल m है मास ऑफ ईच मोलिक्यूल, ईच मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल का मास दिया है। वर्ड्स को पकड़, m क्या होता है, कैपिटल M, मोलिकुलर मास, मतलब मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। इसीलिए बोल रहा हूं पॉइंट्स को ध्यान से सुनो। मोलिकुलर मास होता है 1 मोल गैस का मास। 1 मोल मतलब, 1 मोल मतलब, 1 मोल मतलब होता है Na मोलिक्यूल, Na मोलिक्यूल का मास, मास ऑफ Na मोलिक्यूल। मास ऑफ 1 मोल मतलब Na मोलिक्यूल्स, एवोगैड्रो नंबर्स। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, Na मोलिक्यूल का मास। यदि एक का मास स्मॉल m है तो Na का कितना होगा, तो कैपिटल M की वैल्यू इज नथिंग बट मास ऑफ 1 मोलिक्यूल इनटू Na, ये होता है। रख दे इस फॉर्मूले में। डेंसिटी क्या आ जाएगी, PM, m को क्या रख देगा, स्मॉल m इंटू Na अपॉन RT। अब ध्यान से इस चीज को देख, R और ये ऊपर Na, R अपॉन Na, ये Na यहां से नीचे जाएगा, R अपॉन Na क्या होता है, K। बस जिसको ये बेसिक बातें पता है ना, वो तुरंत से इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करके लिख देगा, P स्मॉल m बाई KT, P स्मॉल m अपॉन KT, ये ला आंसर B। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन पता है थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा घुमा दिया, सीधा नहीं पूछा, थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया। बट ठीक है, इतना तो हम समझते हैं, लैंग्वेज के साथ तो खेल ही सकते हो थोड़ा बहुत तो, ठीक है ना, ज्यादा कुछ अलग से याद नहीं करना पड़ा। चलो और करते हैं। देखो और पूछा हुआ है, 2015 में पूछा, 16 में था, 15 में पूछा है। क्या पूछा है, क्वेश्चन पढ़ो। 2 vessels separately contain 2 ideal gases A and B at the same temperature, ठीक है। द प्रेशर ऑफ ए बीइंग ट्वाइस द प्रेशर ऑफ बी। देखो बस जो पढ़ लिया ना उसको लिख भी लो, प्रेशर ऑफ ए इज बीइंग ट्वाइस ऑफ प्रेशर ऑफ बी, लिख लिया। अंडर सच कंडीशन द डेंसिटी ऑफ ए इज फाउंड टू बी 1.5 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ बी। डेंसिटी ऑफ ए इज 1.5। देखो मेरी आदत है, नॉर्मली मैं डेसिमल में लिखने के बजाय फ्रैक्शन में लिख देता हूं। 1.5 को मैं 3/2 लिख के ज्यादा खुश होता हूं। देखो पर्सनल इच्छा है, ज्यादा अच्छा रहता है, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ बी, छोटी छोटी चीजें सीख लेनी चाहिए। टाइम डेंसिटी ऑफ बी, द रेशियो ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ ए एंड बी। ये लो भाई, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, PM/RT, तो PA MA अपॉन R तो सेम ही होता है, अपॉन TA इज इक्वल टू होगा 3/2 टाइम्स ऑफ PB MB अपॉन R इंटू TB। अब बताओ क्या तो सेम था, 2 आइडियल गैसेज A एंड B एट सेम टेम्परेचर। देखो देखो देखो, सेम टेम्परेचर, इसको देखते ही हमने T काट दिया, दोनों तरफ सेम है। अच्छा, प्रेशर के बारे में दे रखा है, PA इज ट्वाइस ऑफ PB, तो एक काम करो ना यार, R भी काट दो। हमें क्या चाहिए, A और B के M का रेशियो चाहिए, तो MA अपॉन MB चाहिए हमें। चलो निकाल लो, ये 3/2 पड़ा रहने दो, ये MB उधर चला गया, और ये आ जाएगा PB/PA। इसकी वैल्यू रख दो, PB अपॉन PA क्या आ जाएगा, PA नीचे आएगा तो 1/2, तो इसको 1/2 रख दो, तो आंसर आ गया 3/4। देख दिखा ऑप्शन में है क्या भाई, 4 नंबर आए क्या अपने, अरे 4 नंबर आ गए, बता। मतलब खुद से सिर्फ एक फॉर्मूला लगाया है डेंसिटी का, PM/RT, बाकी तो सब कुछ क्वेश्चन ने दिया था, हमने तो बस चमकाया है इसमें। ठीक है, क्लियर, मजा आ गया होगा। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, देख 2020 में भी पूछा है इसी चीज पे क्वेश्चन। देख क्या पूछ रहा है, एक सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस दे रखी है जिसका प्रेशर दे रखा है इतना,
टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, डेंसिटी पूछिए, ये आर भी दिया है। अरे यार तेरे को क्या रखना है, डेंसिटी क्या होती है, PM/RT, बस वैल्यू रखनी है, बस वैल्यू पुट करवा रहा है क्वेश्चन में। इसको लिखो 249 किलो पास्कल, किलो मतलब 10⁻³ पास्कल, ऐसा यूनिट होगी। एम मोलिकुलर मास, हाइड्रोजन गैस 2 ग्राम, मोलिकुलर मास होता है 2 ग्राम, मतलब 2 × 10⁻³ किलोग्राम। समझ रहे हो, मैंने बोला था जो गलती कर देते हैं बहुत सारे बच्चे यही मिस्टेक कर देंगे। kg/r 8.3 इंटू टी 27 डिग्री, 27 रख देते हैं, 27 मत रखना नालायकों, 300 केल्विन होता है इसका मतलब, 273 ऐड किया जाता है इसमें केल्विन में, एब्सोल्यूट टेम्परेचर 300 केल्विन। सोल्व कर लो, ये इससे चला गया, लगभग सोल्व करके देखूं, 250 × 2 लगभग 500, तो ये 500 से थोड़ा छोटा होगा, लगभग 500, और ये लगभग 300, तो ये 5/3, 8.3 को लिखूंगा 25/3, 3 भाग गया, 5/25, 1/5, लगभग 0.2 आ रहा है भाई। देखो मेरी गणित तो करिए 0.2 kg/m³ आएगा, तुम्हारी गणित तुम लगाते रहो, मेरा तो आंसर आ गया, तुम्हारी गणित तुम लगाते रहो, इतना तो कर लो काम, ठीक है। तो डेंसिटी देखो, एक सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा और उस पे क्वेश्चंस करके कितना अच्छा लग रहा है, सोच के देखो, ρ = PM/RT, सेट है दिमाग में, अब कभी नहीं भूलोगे। 3 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के मैंने करवा दिए, और भी मिल जाएंगे ढूंढोगे तो, ठीक है ना। बहुत बेसिक चीजें पढ़ेंगे। चलो अब कुछ गैस लो पढ़ते हैं। बोलने में गैसेज लो हैं, लेकिन यार बेसिक कॉमन सेंस है। देखो हम कॉमन सेंस ही लगाएंगे, नाम तो पढ़ेंगे इनका, लेकिन कॉमन सेंस। चार्ल्स लो, आइडियल गैस होती है PV = nRT। तो चार्ल्स ने क्या कहा, यदि हम कांस्टेंट प्रेशर पे गैस को देखें, बस इतना सा बात है, कांस्टेंट प्रेशर पे मतलब प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया। तो यार एक तू ही बात बता, यदि तू होता चार्ल्स की जगह, तो PV = nRT में एक फिक्स अमाउंट ऑफ गैस के लिए बात कर रहे हैं, किसी कंटेनर में गैस भरी हुई है, मतलब नंबर ऑफ मोल फिक्स है, R पहले से फिक्स होता है, प्रेशर इसने फिक्स कर दिया। यदि प्रेशर फिक्स कर दिया और ये फिक्स था, तो क्या मैं बोल नहीं सकता कि वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब वॉल्यूम डबल तो टेम्परेचर डबल, वॉल्यूम आधा तो टेम्परेचर आधा। क्या इसमें भाई नया कर दिया, देख सोच के देख, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो एक बात बता, V/T, इसको ऐसे भी लिख सकता है, V/T का जो रेशियो है कांस्टेंट रहेगा, मतलब पहले का वॉल्यूम पहले का टेम्परेचर, बाद का वॉल्यूम बाद का टेम्परेचर, ऐसा रिलेशन लगा सकता है। वॉल्यूम डबल टेम्परेचर डबल, वॉल्यूम आधा टेम्परेचर आधा, वॉल्यूम 5 गुना टेम्परेचर 5 गुना, कौन सी बड़ी बात है। ग्राफ ये देखो बेटा, यदि ग्राफ बनाया जाए वॉल्यूम और टेम्परेचर में, क्या बनेगा, वॉल्यूम और टेम्परेचर में ग्राफ क्या बनेगा। जब कोई चीज ऐसे प्रोपोर्शनल होती है तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होता है, वाई एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी पासिंग थ्रू ओरिजिन। कुछ लोग इसको ऐसे बना देते हैं कि भाई बहुत लो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर तक जाने से पहले बस ऐसे डॉट डॉट करके थोड़ा फिर बना देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ बता रहा है कि बहुत लो टेम्परेचर के बारे में, मतलब उतना ज्यादा हम नहीं जा रहे हैं, जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ग्राफ ऐसा बनेगा, V और T में एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करने वाली बनेगी। बोलो भाई, यहां जो ये एंगल आएगा, ये एंगल थीटा, इसको हमने थीटा बोल दिया, तो इसका स्लोप क्या आएगा, स्लोप जिसको लिखेंगे tan थीटा से, किससे लिखेंगे, tan थीटा से। स्लोप कितना आएगा बताओ, इसका कितना आएगा। एक छोटी सी बेसिक मैथमेटिक्स की बात सिखा दूं, यदि नहीं आती है तो सीख लेना बेटा। स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करती है ना, तो इक्वेशन होती है y = mx। तो स्लोप जो होता है ना, स्लोप m, ये बेसिकली होता है y/x, जो y एक्सिस पे होता है और जो x एक्सिस पे होता है उनका रेशियो, y वाला अपॉन x वाला। तो यार ये काम तो यहां भी कर ले, y पे यहां क्या है वॉल्यूम, x पे यहां क्या है टेम्परेचर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो स्लोप बताएगा। और ज्यादा जानना है तो PV = nRT, इसमें वॉल्यूम को टेम्परेचर से डिवाइड करेगा,
NR बाई पी आएगा। तो स्लोप को NR अपॉन पी भी लिख सकते हैं, स्लोप को NR अपॉन पी भी लिख सकते हैं। मतलब कोई गैस है, उसके लिए कांस्टेंट प्रेशर पे हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन एक बार प्रेशर को हमने P1 रखा, एक बार प्रेशर को हमने P2 रखा और दो ग्राफ बनाए, तो दोनों ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेंगे, लेकिन उनका स्लोप अलग अलग होगा, क्योंकि स्लोप प्रेशर पे डिपेंड करेगा। जितने ज्यादा प्रेशर के लिए ग्राफ बनाओगे, स्लोप उतना ही कम होगा, स्लोप उतना ही कम होगा। अब तुम सोच रहे हो कि सर हाँ सर ये तो याद करके बैठ जाऊंगा मैं, स्लोप होता है NR बाई पी। मैं कहूंगा मत करके बैठ, तू तो याद कर लेगा कि प्रेशर कांस्टेंट में स्लोप होता है NR बाई पी, पी बढ़ेगा स्लोप घटेगा, लेकिन बस वो थोड़ा सा ही चेंज करेगा एग्जाम में, VT करू की बजाय TV करू दे देगा, इधर T इधर V, और तू गलत करके आ जाएगा। इसीलिए कंसेप्ट सीख छोटा सा, स्लोप हमेशा स्ट्रेट लाइन जब ओरिजिन से पास करती है तो स्लोप हमेशा y एक्सिस अपॉन x एक्सिस का रेशियो होता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये इन जनरल बात है, हर जगह काम आती है। तो v और t का रेशियो, तो NR बाई पी आ गया अपने आप ही आइडियल गैस इक्वेशन से, कभी गलत ही नहीं करेगा। यदि यहां t यहां v, तो स्लोप हो जाएगा t बाई v, तो स्लोप हो जाएगा p बाई NR, गलत कभी नहीं होगा यदि तू चीजें सीखेगा तो। रटेगा, कुछ चीजें समझने की होती है तो समझ लेनी चाहिए, कुछ चीजें रटने की है तो वो रट लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज तो समझ के तू सोल्व कर सकता है। जैसे चार्ल्स लॉ है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट, ऐसे एक होता है बोयल्स लॉ, इसमें गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रख के और उस गैस को मतलब उसका प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन देखा जाता है। तो टेम्परेचर देखो, PV इज इक्वल टू NRT कहता है कि N फिक्स है, R फिक्स है, T भी कांस्टेंट रख दिया, तो प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है, क्लियर। इसका यदि तुम ग्राफ भी बनाओगे ना प्रेशर और वॉल्यूम का, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कौन सा ग्राफ बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इसका ग्राफ बनेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला, ये ले, इतनी सी बात, बेसिक बात है यार। PV इज इक्वल टू NRT से काम हो रहा है, तुम सोच देखो, आइडियल गैस इक्वेशन ही काम आ रही है, काम की वही चीज है। बाकी ये तो मैं नाम दिखा रहा हूं, बता रहा हूं। जैसे गे-लुसैक लॉ, इसमें इसने क्या किया, वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए प्रेशर और टेम्परेचर का वेरिएशन देखा, तो वही काम PV इज इक्वल टू NRT। यदि इसके अंदर ये तो कांस्टेंट थे ही, यदि वॉल्यूम को कांस्टेंट रख दिया तो प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, प्रेशर डबल टेम्परेचर डबल कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ बनाएं, चलो हम इस बार P और T ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। P और T क्या ग्राफ बनेगा, ये तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी ओरिजिन से पास होने वाली, ये लो या डॉट डॉट करके बना दो या ऐसा बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इसका जो स्लोप आएगा, इसका स्लोप लिखा जाएगा y अपॉन एक्स, वाई पे क्या है P और x पे क्या है T। PV इज इक्वल टू NRT कहता है कि P अपॉन T का रेशियो NR बाई V होगा, बोल होगा या नहीं होगा, ये लिख दे NR बाई V। तो वॉल्यूम यदि बढ़ेगा तो स्लोप घटेगा, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो कि इस पे कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा सर, ये तो बहुत आसान सी चीज है, इस पे क्या क्वेश्चन पूछेगा, ले देख पूछा हुआ ही बता देते हैं 2013 में। ये क्वेश्चन है, वो नाम ही नहीं लेगा, चार्ल्स लॉ, बोयल्स लॉ, गे-लुसैक लॉ, कुछ नाम ही नहीं लेगा। देखो ये क्वेश्चन पूछ लिया, उसने कहा है कि एक VT ग्राफ दे दिया हमने भाई, डायग्राम बना के, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर P1 एंड P2। बोला हमने VT ग्राफ बनाया, कुछ नहीं बोला, बोला कि बताओ इसका प्रेशर P1 इसका P2, तो इनमें क्या रिलेशन होगा, कौन बड़ा कौन छोटा, या नहीं बता सकते, बताओ। तो बेटा अब बताओ ना क्या फर्क पड़ता है, कौन सा लो, मुझे मतलब ही नहीं है। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है V और T में, PV इज इक्वल टू NRT में, V और T में जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन तब आता है जब प्रेशर कांस्टेंट होता है। मतलब ये किसी P1 प्रेशर पे बनाया गया है,
ये किसी P2 प्रेशर पे बनाया गया है। तो अब इसका स्लोप, बेटा इसका स्लोप तुम ही बताओ, इसका स्लोप मुझे तो रटा हुआ नहीं है, मुझे नहीं याद है, मैं तो एग्जाम में बैठ गया, मुझे याद नहीं है। अब बताओ स्लोप निकालना है, क्या होता है स्लोप? इतना तो पता है ना कि y/x होता है, बताया ना, ये तो इन जनरल बात है। स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर दिया, स्लोप y/x, y पे क्या है v, x पे क्या है t, v/t, v है t है, t नीचे ले जाओ, इधर ले आओ, तो ये आ गया nr/p, आ गया। अब देख, इतना तो तुझे दिख रहा होगा ना दोनों में कि किसका स्लोप ज्यादा है, ये 1 है ये 2 है, तू ही बता किसका ज्यादा है। स्लोप ऑफ 2 इज मोर देन स्लोप ऑफ 1, ये तो दिख रहा है ना भाई, ये कम स्लोप पे है, ये ज्यादा, जितना ज्यादा एंगल उतना ज्यादा स्लोप, ये ज्यादा स्लोप पे है। तो यदि 2 का स्लोप ज्यादा है तो स्लोप तो उसका ज्यादा होगा जिसका प्रेशर कम होगा, तो P2 विल बी लेस देन P1, आंसर आ गया। P2 विल बी लेस देन P1, आंसर आ गया। ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है ग्राफ टाइप में, या पूछ लेगा वॉल्यूम डबल कर दिया, प्रेशर टेम्परेचर कितना गुना हो जाएगा, या एंगल दे देगा, पूछ लेगा बताओ इसके लिए सोल्व करके प्रेशर क्या है। अरे यही तो पूछेगा भाई, क्या करवाएगा इसमें और कुछ, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो डरने की जरूरत नहीं है, आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT लगाओ और मौज करो, ठीक है। जो बच्चा डरता है ना KTG के नाम से, आज वो डर तो निकल जाएगा, इतना पक्का है। तू जैसे ही ये लेक्चर देखता है, लेक्चर देखने के तुरंत बाद तू सारे PYQ देखना, एक बार हम कर रहे हैं, तू खुद से कर, मैं जो बताता हूँ और तू PYQ करके देख, तेरे को अपने आप लगेगा यार तो बहुत आसान चीजें पूछी हुई है, ठीक है। और मजा आए तो कमेंट्स में जरूर लिखना कि मजा आ गया सर, ठीक है ना। मजा आए तो बिल्कुल ऐसे लिख के जाना, मजा आ गया सर, आग लगा दी आपने, ठीक है। चल अब मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर। देखो मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या कहता है, मैक्सवेल ने एक कर्व ड्रॉ किया जिसमें पार्टिकल्स, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स, उनकी स्पीड का वेरिएशन देखा। उसने कहा देखो एक गैस, एक रूम में गैस भरी हुई है, तो ये गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं ये स्टेशनरी नहीं होते, एक जगह रुके नहीं होते हैं, ये रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल तू गैस के एक रूम के कोने में जा और परफ्यूम लेके जा और हल्का सा परफ्यूम कोने पे डाल दे, तो देखेगा कि तुरंत से पूरे के पूरे रूम में वो महक जाता है। तूने तो एक कोने में एक गैस के मॉलिक्यूल्स छोड़े थे कुछ, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स पूरे रूम में फैल गए। क्यों? क्योंकि वो मोशन में थे, वो रुके नहीं रहते हैं। मॉलिक्यूल्स इधर उधर मोशन में होते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं, कोई इधर जा रहा है, 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 आपस में टक्कर दे रहे हैं, ऐसा होता है। लेकिन इतने छोटे हैं, हमें दिख नहीं रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स सारे रूम में फैल गए, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स के पास स्पीड है, वो मूव कर रहे हैं, और ये अच्छी खासी स्पीड होती है, बहुत हाई स्पीड से इधर जा रहे होते हैं, क्योंकि तुरंत से पूरे रूम में फैल गई। ये देखो दूसरी बात, ये जो स्पीड होती है इनकी, ये सबकी सेम नहीं होती है, सबकी सेम नहीं होती है, अपनी अपनी अलग अलग, मतलब मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से चल रहे होते हैं, कोई थोड़ा कम से चल रहा होता है, कोई तेज, कोई बहुत तेज, ऐसे अलग अलग स्पीड से चल रहे होते हैं। तो उन्होंने एक ग्राफ ड्रॉ किया कि मॉलिक्यूल्स जो हैं इनकी स्पीड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ ऐसा होगा। ये ग्राफ हमें ध्यान रखना होता है, इसको हम बोलते हैं मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इधर उन्होंने स्पीड लिया, स्पीड v, इधर उन्होंने लिया 1/n, ऐसा लिखो dn/dv। दो टाइप के ग्राफ होते हैं, एक कभी dn/dv का बना लेता है, कभी 1/n dn/dv, मतलब इसी चीज को 1n से डिवाइड भी कर देता है। यह है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर स्पीड। dn, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर स्पीड है, मान लो मैंने कहा कि बताओ 1,00,000 मीटर पर सेकंड से कौन सा मॉलिक्यूल चल रहा है, या कुछ भी 10,000 मीटर पर सेकंड से कौन सा मॉलिक्यूल चल रहा है। तो कितने, ऐसा तो है नहीं, मॉलिक्यूल्स यहाँ 10⁻23, एक मोल गैस का मतलब एन मॉलिक्यूल, मतलब 10⁻23, सोचो कितने करोड़ 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 कितने करोड़ होंगे ये। तो इतने सारों में बहुत सारे मॉलिक्यूल सेम स्पीड से चल रहे होते हैं, तो किसी पर्टिकुलर स्पीड के करस्पॉन्डिंग कितने मॉलिक्यूल हैं उसको दिखाने का तरीका है dn/dv। तो dn/dv है
dn by dv है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स करस्पॉन्डिंग टू ए पर्टिकुलर स्पीड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट स्पीड ये इसके आगे कोमा लगाता हूं, पर यूनिट स्पीड dn by dv पर यूनिट स्पीड। ठीक है, तो रेशियो है एक प्रकार से। इसका ग्राफ जो है ना बेटा ऐसा आया, ऐसा, ठीक है, इस तरीके का। ये क्या मतलब हुआ? मतलब इसका जो स्पीड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें ऑब्जर्व किया गया। इसने बताया कि देखो भाई, सारे मॉलिक्यूल सेम स्पीड से नहीं चल रहे होते हैं। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी स्पीड कम होती है, कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, लेकिन ग्राफ का जो पीक है वो कुछ इंटरमीडिएट स्पीड वाला होता है। उसने कहा कि स्पीड की वेरिएशन तो बहुत सारी है, लेकिन मोस्टली मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कुछ पर्टिकुलर स्पीड रखते हैं। और ये जो स्पीड जो है ना, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, क्योंकि ये स्पीड है ही थर्मल एनर्जी के कारण। टेम्परेचर है, हीट है, इसलिए थर्मल एनर्जी बोलते हैं इसको। तो इसके कारण स्पीड है, ठीक है ना, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। लेकिन हाँ, किसी एक पर्टिकुलर स्पीड के आसपास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा थे। बहुत कम वाले भी बहुत कम मॉलिक्यूल हैं, बहुत ज्यादा स्पीड वाले भी कम मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, तो ऐसा वेरिएशन देखा गया। क्लियर? अब नाम भी सुनो। कोई एक ऐसी पर्टिकुलर स्पीड पाई गई जिसके करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा है, इसको बोला गया VMPS। नाम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। नाम से सुनो, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे रूम में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं, मैंने किसी एक मॉलिक्यूल को पकड़ लिया, ये देखो इसको, और इससे पूछा बता तेरी स्पीड क्या है, तो ये अपना जवाब बताएगा, भाई मेरी स्पीड ये है। पकड़ने से पहले मतलब बता तेरी स्पीड क्या है, तो ये स्पीड बताएगा, इतनी स्पीड से भाग रहा हूं भाई मैं। ये काम मैं हर मॉलिक्यूल के साथ पकड़ पकड़ के करूं, तो सबसे ज्यादा जो जवाब दिया जाएगा वो वाला जवाब कहलाएगा VMPS, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। जिसे आसान करके समझाता हूं, बिल्कुल आसान तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, इस वीडियो को 1000 लोग देखते हैं, एक रैंडम ले लेते हैं, 1000 लोग देख रहे हैं, मान लो इस टाइम पे, इस मोमेंट पे जब तुम वीडियो देख रहे हो 1000 लोग देख रहे हैं। कुछ हो सकता है राजस्थान से होंगे, हरियाणा से होंगे, यूपी से होंगे, पंजाब से होंगे, बिहार से होंगे, कहीं अलग अलग स्टेट से देख रहे हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चे राजस्थान से, कुछ हरियाणा से, कुछ यूपी से, कुछ बिहार से, कुछ साउथ में, कोई भी ऐसे रैंडमली देख रहे हैं। लेकिन मान लो एक नंबर निकाला जाए और पता चला कि बिहार के बच्चे इस वीडियो को सबसे ज्यादा देख रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब रैंडमली उन सब बच्चों में से मैं रैंडमली एक बच्चे को उठाऊं, मुझे आंख बंद करके ये बच्चा आजा भाई आजा, उस बच्चे को उठाया, तो सबसे ज्यादा चांस है कि वो बिहार का होगा। क्यों? क्योंकि इस वीडियो को ज्यादातर बिहार के देख रहे हैं, मान लो। समझो मेरी बात को? तो हम बोलेंगे मोस्ट प्रोबेबल बच्चा बिहार वाला हो गया। सेम इसी प्रकार से इस रूम के हर एक मॉलिक्यूल से तुमसे पूछा जाए कि क्या स्पीड से भाग रहे हो, तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर जो है ना, मोस्ट प्रोबेबल मतलब जिसके सबसे ज्यादा चांसेस होंगे, दैट विल बी VMPS। उसको VMPS बोला जाता है। मतलब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इसी के करस्पॉन्डिंग है। इससे कम स्पीड वाले भी कम मॉलिक्यूल हैं, इससे ज्यादा स्पीड वाले भी कम मॉलिक्यूल हैं। तो पीक वाले वेलोसिटी को बोला जाता है VMPS। इसके करस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स सबसे ज्यादा है। कुछ और भी स्पीड डिफाइन की जाती है, इस ग्राफ के ऊपर हम बाद में फिर से आएंगे। पहले हम थोड़ा सा आगे कुछ स्पीड डिफाइन करते हैं। एक होता है RMS स्पीड। देखो इसका मतलब क्या है RMS का? RMS होता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या करते हैं, जैसे इन्होंने क्या किया,
डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स पे मॉलिक्यूल भाग रहे हैं। इन्होंने किसी एक मोमेंट पे पर्टिकुलरली ऐसे समझो कि सभी मॉलिक्यूल की स्पीड का पहले स्क्वायर किया, उल्टा, देखो नाम का उल्टा होता है। सबसे पहले सभी की स्पीड का स्क्वायर किया। कोई मान लो 1 मीटर पर सेकंड चल, कोई 2 से, कोई 3 से, कोई 4 से, कोई 5 से, कोई 6 से, सभी का स्पीड का स्क्वायर किया। फिर उनका मीन निकाला, सबको जोड़ा, टोटल से डिवाइड किया, फिर उसका रूट किया। वहां से एक पर्टिकुलर स्पीड निकल के आई जिसको नाम दिया VRMS। क्या नाम दिया? VRMS। अब तुम्हें पता है, इतना हमारे पास समय नहीं है कि हम सबका स्क्वायर करें, मीन निकालें, रूट निकालें। क्या मतलब है? उसने कर ली ना मेहनत, अब उस मेहनत का हम यूज करेंगे। हम लिखेंगे कि उसने जो सोल्व करके निकाला VRMS, वो निकल के आया बेटा VRMS, ये निकल के आया √3p/ρ, √3p/ρ, √3p/ρ। ठीक है, ये निकाला। चलो इसको मैं ये हटा देता हूं इसमें से, क्योंकि इसको याद नहीं करना है। कर लो, याद कर लो, बट इसको थोड़ा और चेंज करेंगे। डेंसिटी को पुट करेंगे PM/RT, तो VRMS निकल के क्या आएगी? √3p/ρ को लिखेंगे PM/RT। P और P कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से VRMS जो आएगा ये वो आएगा √3RT/m। ये रट लो बेटा, ये बिल्कुल रट लो, याद होना चाहिए। आधी रात को भी कोई उठा के पूछ ले कि VRMS क्या होता है, तो तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए √3RT/m। ठीक है, यहां R तो पता ही है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ध्यान रखना T केल्विन में होता है। M मोलिकुलर मास है। M क्या है? मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास। ठीक है, यह RMS स्पीड होती है। जब भी किसी गैस की एनर्जी की बात की जाती है ना, तो उस एनर्जी के लिए जो स्पीड यूज की जाएगी वो VRMS होती है। ठीक है, मतलब ऐसे समझो कि एक्चुअल में VRMS निकाला इसलिए गया क्योंकि एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है? ½ स्क्वायर करना पड़ता है, तो इसीलिए सभी का स्क्वायर करके अब एवरेज ली गई। फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो एवरेज ली जाएगी, तो स्क्वायर किया, फिर एवरेज किया, उसका मीन निकाला, फिर उसको रूट किया गया क्योंकि स्पीड चाहिए थी, इसलिए इतना कुछ नाटक किया गया है। तो जब भी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हो तो VRMS का यूज किया जाता है। ठीक है, ओके। दूसरा हम बात करते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ये क्या होता है? अभी हमने बात कर लिया VMPS, इसका तो सीधा फॉर्मूला याद कर लेते हैं। VMPS, इसकी वैल्यू जो होती है बेटा किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है √2RT/m, √2RT/m। ये याद करना है, √2RT/m मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज मतलब उन सबका एवरेज ले लिया जाए बिना स्क्वायर के। नॉर्मली इसकी स्पीड ये, इसकी स्पीड ये, इसकी एवरेज स्पीड, जैसे मोशन में हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स में, वैसे ही। तो ये वैल्यू जो आती है ना बेटा, V एवरेज स्पीड है, ये ध्यान रखना, ये होती है √8RT/m। ये याद करनी है, सारी वैल्यू याद होनी चाहिए एज इट इज। कहां से आई पता है? कहां से आई जानने का कोई यूज बहुत ज्यादा नहीं है, हमने कोई काम नहीं आएगी। आएगी वैल्यू, हम पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, मस्त। ठीक है, तो सीधा याद कर लो, सबसे बेस्ट चीज है। क्वेश्चन तो आएगा तो सीधा याद करने से काम हो जाएगा। क्लियर? एक चीज ध्यान रखना, ये एवरेज स्पीड है। यदि बात करें एवरेज वेलोसिटी की, यदि बात करें एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी, क्या डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी में? है भाई, डायरेक्शन होती है, बिल्कुल सही, डायरेक्शन होती है। एवरेज स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती और एवरेज वेलोसिटी में सभी वेलोसिटी की डायरेक्शन के साथ लिया जाता है। एवरेज वेलोसिटी हमेशा 0 आती है, हमेशा, हमेशा 0 आती है। ठीक है, ऑलवेज, किसी भी टेम्परेचर पे, क्योंकि डायरेक्शन लिया। बेटा जब रेंडमनेस होती है ना, इस रूम में गैस मॉलिक्यूल रेंडमली मूव कर रहे हैं, तो कोई इधर जा रहा है तो कोई इधर भी जा रहा है, कोई इधर जा रहा है तो कोई इधर भी जा रहा है।
कोई इधर जा रहा है तो कोई इधर भी जा रहा है, रेंडमली। तो एवरेज वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन स्पीड √8 RT/πm होती है। ठीक है, ये तीनों वेलोसिटी याद होनी चाहिए। एक बात बताओगे, सबसे ज्यादा कौन है इनमें से? RT/m सब में है, उसमें है √3, इसमें है √2, तो √3 ज्यादा √2 कम, इसमें है √8/π, 8/π, पाई मतलब 3.14, तो 2 से तो ये ज्यादा है और 3 से कम है 8/π की वैल्यू। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा है VRMS, फिर V एवरेज, और सबसे कम है VMPS। मतलब स्पीड देखा जाए तो सबसे कम स्पीड है VMPS, लेकिन ज्यादा क्या होता है MPS में? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जो MPS को रखते हैं उनके नंबर ज्यादा होते हैं। ठीक है, क्लियर? VMPS हो गया यहां पे तो इसमें ड्रॉ कर दें, यहां पे VMPS सबसे कम है, फिर आ गया V एवरेज, ये V एवरेज आ गई, और फिर आ गया ये VRMS, ये VRMS आ गया। ऐसे एक तो ये चीज, ये ग्राफ इतना ही है। एक चीज और याद रखना इस ग्राफ में, इसका एरिया क्या बताएगा? एरिया अंडर दिस कर्व क्या आएगा बेटा? किसी भी कर्व का एरिया बेसिक मैथमेटिक्स में पता होगा, y dx से लिखा जाता है, y dx से। y पे क्या है? dn/dv, x पे क्या है? v, तो dx मतलब dv, dn/dv, dv, तो dv चला गया, इंटीग्रेशन ऑफ dn, सारे मॉलिक्यूल्स का नंबर, तो एरिया जो आएगा वो आएगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये एरिया आता है। इस कर्व का जो एरिया बताएगा वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देगा बेटा, ध्यान रख सकते हो। ठीक है, उस गैस की जितने मॉलिक्यूल, ऑब्वियस सी बात है, कुछ इस स्पीड के मॉलिक्यूल इतने, कुछ इसके इतने, इसके इतने, इसके इतने, तो टोटल एरिया मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये है मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, और ये वाली वैल्यूज याद रखनी है। इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि √3 RT/m है, तो यहां t के रूट के प्रोपोर्शन लिख देता हूं, काम आती है चीजें। रिमेंबर क्या याद रखोगे भाई? हम याद रखेंगे VRMS जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है √t के, और t जो होता है ये केल्विन में रखते हैं, केल्विन में, गलती नहीं करनी है। ठीक है, दूसरी बात ये याद रख सकते हो कि यदि मान लो इफ P इज इंक्रीज कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, एक्चुअल में हमें पता है VRMS का ये फॉर्मूला भी याद होता है √3p/ρ। तो यदि P को इंक्रीज करेंगे तो दिमाग में एकदम से आता है कि VRMS बढ़ेगा। देखो, इसको देखो तो ऐसे लगता है, बट ऐसा होता नहीं है। P को बढ़ाते हैं तो डेंसिटी भी बढ़ती है, उसका रेशो, डेंसिटी में भी PM/RT होता है, P होता है, तो इसका रेशो कांस्टेंट होता है। तो VRMS जो है ये कांस्टेंट होगा बेटा, कांस्टेंट। VRMS तभी चेंज होता है जब टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो RMS चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये गलती हो जाती है, गड़बड़ कर देते हैं, ये ध्यान रखना है। क्लियर? तुम सोच रहे हो सर क्वेश्चन तो करवा दो इस पे। क्वेश्चन पे जाने से पहले एक चीज और बताऊंगा मैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैक्सवेल कर्व। अभी जो कर्व पढ़ा, यदि टेम्परेचर गैस का बढ़ाया जाए तो इस कर्व में क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा? देखो, जैसा कि हम जानते हैं, सारी स्पीड हो, VRMS हो, VMPS हो, V एवरेज हो, सारी की सारी स्पीड रूट ऑफ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है सारी। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। तो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में
इधर है स्पीड, तो जहां पीक आ रहा था वो पीक एमपीएस वो भी बढ़ जाएगी, आरएमएस भी बढ़ जाएगी, एवरेज भी बढ़ जाएगी, लेकिन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो उतने ही रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो उतने ही रहेंगे। ऐसा थोड़ा है कि टेम्परेचर बढ़ाया मॉलिक्यूल ही बढ़ गई, अरे वो तो जितने हैं उतने रहेंगे। क्या कर सकते हैं, तेज चलने लग जाएंगे, इससे ज्यादा थोड़ा होगा। मतलब दो चीजें वो जरूर करनी पड़ेंगी, एक तो ये ध्यान रखना है कि एरिया सेम रखना है लेकिन स्पीड बढ़ानी है। तो ये ग्राफ जो है ऐसा होता है, जैसे मान लो किसी एक टेम्परेचर के लिए ये ग्राफ था, किसी एक टेम्परेचर के लिए T1 के लिए, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एरिया कांस्टेंट रखना है, आरएमएस बढ़ानी है, एवरेज बढ़ानी है, एमपीएस पीक, मतलब ये जो पीक पहले यहां आ रहा है, ये देखो ये जो यहां आ रहा है वी एमपीएस 1, ये अब आगे आएगा, रूट टी के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जो ग्राफ है ऐसा आएगा इस तरीके से। पीक एक्चुअली में थोड़ा कम आएगा, ये हल्का सा इधर यहां से ऊपर शिफ्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर स्पीड जिसकी ज्यादा है ऐसे मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, तो ये हल्का सा यहां से उठेगा, लेकिन एरिया कांस्टेंट रखना है इसलिए नीचे शिफ्ट होता है पीक। तो ऐसे समझो कि ध्यान रखना है कि एक तो ये आगे शिफ्ट हो रहा है, देखो VMPS 2 है, टेम्परेचर T2 है, लेकिन हल्का सा नीचे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन ध्यान रखना है अपने को। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ऐसा इफेक्ट आता है, T2 विल बी ग्रेटर देन T1, T2 विल बी ग्रेटर देन T1। एक्चुअली क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो हम बोलते हैं रेंडमनेस भी बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेंडमनेस भी बढ़ती है, मॉलिक्यूल्स वैरायटी ऑफ स्पीड बढ़ जाती है, ज्यादा वैरायटी ऑफ स्पीड होता है, तो पर पर्टिकुलर स्पीड का नंबर कम हो जाता है, इसलिए कम हो गया VMPS। ठीक है, नंबर कम हो गया, VMPS का नंबर कम हो गया। VMPS बढ़ा, स्पीड बढ़ी है। जैसे पहले ज्यादातर मॉलिक्यूल्स, पहले मान लो 1,00,000 मॉलिक्यूल कोई पर्टिकुलर स्पीड VMPS रखते थे, अब 90,000 ऐसे होंगे जो मैक्सिमम, जो 90,000 मॉलिक्यूल V स्पीड रख रहे होंगे, लेकिन ये V की वैल्यू थोड़ी टेम्परेचर कारण बढ़ चुकी होगी। तो ये तो बढ़ चुकी होगी लेकिन ऐसे नंबर कम हो गया होगा, पीक नीचे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं रेंडमनेस बढ़ जाती है। क्लियर, थोड़ी रेंडमनेस बढ़ जाती है। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट भी ध्यान रखना है। अभी तक टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पूछा गया है, लेकिन इनकेस जरूरत हो तो पूछा जा सकता है। हो जाए शुरू। देखो 2023 का क्वेश्चन, देखो क्या क्वेश्चन पूछा है। देखो बोल रहा है कि एक टेम्परेचर है गैस का -50, टू व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो दैट आरएमएस स्पीड इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स इज है, आरएमएस स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स। इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, वर्ड्स पढ़ना बहुत जरूरी है। इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स मतलब V है, 3V से बढ़ गया मतलब 4 टाइम्स हो गई है। किसी चीज को 3 गुना बढ़ाना, 3 गुना से बढ़ाना और 3 गुना तक बढ़ाना अलग अलग चीजें हैं। इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स मतलब 4 गुना कर दिया, इंक्रीज्ड टू 3 टाइम्स मतलब 3 गुना कर दिया। ये ध्यान रखना, ठीक है, समझ गए। 3 गुना से बढ़ाना मतलब 3 गुना से बढ़ा दिया, जो था उसमें 3 गुना से बढ़ा दिया। 3 गुना तक बढ़ाना मतलब जब तक बढ़ाया जब तक 3 गुना ना हो जाए, दोनों में डिफरेंस है। तो ये बोल रहा है कि 4V कर दिया। अब हम जानते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू √T, तो V को यदि 4 गुना करना है तो T को बेटा 16 गुना करना पड़ेगा, 16 गुना। लेकिन केल्विन में, किसमें, केल्विन में, केल्विन में ये गड़बड़ कर देते हैं, केल्विन में करना है बेटा, ठीक है। तो T डैश जो आएगा वो 16 टाइम्स ऑफ -50 का मतलब है 223 केल्विन, तो 223 का 3 गुना। मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज कर लूं,
मेरी गणित थोड़ी सी ऐसे कमज़ोर सी है, तुम्हारी अच्छी है, तुम मल्टीप्लाई कर लोगे। 223 गुना 16 3568 कैल्विन। 3568 कैल्विन ऑप्शन में नहीं है तो, लेकिन डिग्री सेंटीग्रेड में ऑप्शन है, तो कैल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलने के लिए माइनस कर दो 273। 3295, हाँ ये ऑप्शन में है, 3295 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एट व्हाट टेम्परेचर विल द RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल बिकम जस्ट सफिशिएंट फॉर एस्केपिंग फ्रॉम द अर्थ एटमोस्फियर। थोड़ा बहुत ये तो याद ही होगा कि अर्थ के एटमोस्फियर से बाहर निकलना चाहते हो किसी भी चीज को, तो एस्केप स्पीड हमें रखनी चाहिए, और वी एस्केप जो होता है किसी भी चीज को बाहर निकलने के लिए अर्थ सरफेस से लगभग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये तो पढ़ा होगा पक्का 9th क्लास में, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो तुम्हें क्या करना है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को इतना स्पीड देना है कि वो एस्केप कर जाए। ठीक है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की जो RMS स्पीड है VRMS, उसको इक्वल कर दो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के। अब लेकिन ध्यान से देखो, VRMS का फॉर्मूला हमें क्या आता है, हमें आता है √3RT/m। ठीक है, ये आता है 3RT/m। लेकिन यार ये m है मोलिकुलर मास, बट ध्यान से देखोगे तो हमें दिया मास ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल। इसको कैसे कन्वर्ट करें, इसको ऐसे कन्वर्ट करो, VRMS जो है, एक मोलिकुलर मास का क्या मतलब होता है, एक मोल गैस के मोलिक्यूल का मास, Na मोलिक्यूल का मास। तो कैपिटल M इज नथिंग बट Na टाइम्स ऑफ स्मॉल m, और R/Na की वैल्यू क्या होती है, K। तो ये लिखा हुआ है 3kT/स्मॉल m। अब ठीक है, स्मॉल m दे रखा है, K भी दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, बस उठा के यहां रख दो। तो √3kT/स्मॉल m इज इक्वल टू 11,200 मीटर पर सेकेंड। यहां K रखो, M रखो, T आ जाएगा। कैलकुलेशन है भाई, देखो थोड़ी कैलकुलेशन है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आंसर आ जाएगा। वैसे सोच के देखो, कैलकुलेशन को थोड़ी देर के लिए छोड़ो। क्वेश्चन क्या था, सिर्फ √3RT/m का एप्लीकेशन, बस ये देखो, बोल रहा द मॉलिक्यूल ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस हैव RMS वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 300 केल्विन पर। 300 केल्विन पर ये स्पीड है। प्रेशर दे रखा, प्रेशर से मतलब नहीं होता, हमें अभी बताया था मैंने, टेम्परेचर से मतलब होता है। व्हेन द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर कोई काम का नहीं है, टेम्परेचर 127 कर दिया, मतलब 400 केल्विन कर दिया। RMS वेलोसिटी बेटा, VRMS को सिर्फ और सिर्फ √T के प्रोपोर्शनलिटी से मतलब होता है। तो V1/V2 विल बी √T1/T2। V1 है 200, V2 निकालना है, √T1 है 300, T2 है 400। ये लो आ गया V2, कितना आ गया, 2 0 से 2 0 चला गया, ये आएगा √3/2, तो ये आएगा 400/√3 मीटर पर सेकेंड। 400/√3, ये लो भाई 400/√3 आंसर आ गया। थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है, हो गया सॉल्व। तो बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं बेटा इन चीजों से, बहुत आसान, बेसिक। नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, स्पीड के बारे में बातें होगी। नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक्चुअली देखो बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम में जितना धसोगे धसते चले जाओगे, बल्कि काम आती हैं बेसिक चीजें। होती क्या है डिग्री ऑफ फ्रीडम, देखो मैं बताता हूं। डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है कि कोई गैस मॉलिक्यूल कितने डिफरेंट वेज से एनर्जी को रख सकता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ वेज by which molecule
molecules of a gas can store energy. कितने अलग अलग तरीकों से एनर्जी स्टोर कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम. जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें बाउंड कर दिया जाए कि तुम बस सिर्फ एक डायरेक्शन में भाग सकते हो, मतलब एक लाइन पे भाग सकते हो, मतलब दुनिया तुम्हारी एक लाइन पे है तो तुम बस एक लाइन पे भाग सकते हो, एक तरीके से एनर्जी रख सकते हो. लेकिन एक ग्राउंड दे दिया जाए भागो तो तुम इधर भी भाग सकते हो, इधर भी भाग सकते हो. तुम कहोगे क्यों सर, हम तो इधर भी भाग सकते हैं, किसी एंगल पे भी. बिल्कुल भाग सकते हो, लेकिन तुम्हारी एंगल की वेलोसिटी को तुम एक एक्स डायरेक्शन में तोड़ोगे, एक वाई डायरेक्शन में तोड़ोगे, तो मतलब तुम दो डायरेक्शन में काइनेटिक एनर्जी स्टोर कर सकते हो. यदि तुम्हारे अंदर एक पावर दे दी जाए अब उड़ भी सकते हो, तो अब तीनों डायरेक्शन में, 3 डायमेंशन में तुम वेलोसिटी को 3 डायरेक्शन में तोड़ोगे, एक्स वाई और जेड. एक्स वाई और जेड डायरेक्शन, कोई भी वेलोसिटी होगी उसको एक्स वाई जेड में तोड़ लेते हैं. यदि मान लो तुम्हें ऐसे कर दिया जाए कि अब तुम रोटेट भी कर सकते हो, तो तुम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी रखने लग जाओगे. ठीक है ना. ऐसा ही सेम मॉलिक्यूल्स के साथ है. लेकिन देखो इसको डिटेल में एक एक के लिए समझेंगे, समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम उसी पॉइंट पे बात करें जो पूछा जाएगा, जो काम आता है. फिजिक्स में बहुत ही गिनी चुनी चीजें काम आएंगी इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में. ठीक है. जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे फॉर मोनो एटॉमिक गैस. मोनो एटॉमिक, सबसे पहले बताओ क्या पता है मोनो एटॉमिक गैस क्या होती है? बोल बोल, क्या मोनो एटॉमिक गैस पता है? ऐसी गैस जिसमें एक एटम होता है. कौन सी होती है? एग्जाम्पल के तौर पे हीलियम गैस, हीलियम गैस, नियोन गैस, जिसमें एक ही मॉलिक्यूल होता है. तो बेटा मॉलिक्यूल जो होता है, आइडियल गैस इक्वेशन कहती है कि मॉलिक्यूल की साइज बहुत कम है, उसको हम पॉइंट मास मानते हैं, पॉइंट मास. और एक पॉइंट मास का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो जीरो होगा, वो घूम नहीं सकता, मतलब घूमेगा तो उसका कोई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है. पॉइंट है, उसी के अबाउट घूम रहा है तो क्या मतलब, ऐसे घूम रहा है तो क्या मतलब, कोई एनर्जी नहीं रख सकता. तो एक मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल तो टोटल 3 टाइप से एनर्जी स्टोर कर सकता है, सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. तो ध्यान रखना, बस तुम याद कर लो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक का 3 होता है. इतनी सी बात याद रखने में कोई बुराई है क्या? और ये होती है 3 ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, 3 ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी मतलब एक्चुअल में ये जो मॉलिक्यूल है बेटा, ये मॉलिक्यूल या तो इधर जा सकता है, या इधर जा सकता है, या इधर जा सकता है. तीनों डायरेक्शन में अपनी एनर्जी स्टोर कर सकता है. रोटेट इसके पास करेगा तो इसके पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर या 2/5 mr स्क्वायर स्पीयर माने तो. लेकिन इसकी रेडियस हम 0 मानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन में. आइडियली हम इसकी 0 मान लेते हैं रेडियस. तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है. तो बस इतना सा याद रखना है, मोनो एटॉमिक गैस जब भी आएगी उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम याद लिया जाएगा तो 3 दिया जाएगा. ये लो भाई, हो गया काम. डायटोमिक पे आते हैं. फॉर डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस, डायटोमिक मतलब 2 एटम है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम हो. एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दो एटम वाली. इसमें क्या है, जैसे ये 2 एटम है, ये 2 एटम है, तो ये पूरा मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में भी भाग सकता है, वाई डायरेक्शन में भी भाग सकता है, और जेड डायरेक्शन में भी भाग सकता है. तीनों डायरेक्शन में भाग सकता है. तो इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम में 3 तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के होंगे, लेकिन साथ साथ एक अकेला मॉलिक्यूल तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसके अबाउट 0. लेकिन 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 पॉइंट मास है, क्या इस जेड एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेंगे तो इनके कुछ बॉन्ड लेंथ होगी. ये हाइड्रोजन दोनों के बीच की एक डिस्टेंस होगी. तो यदि ऐसे रोटेट करेगा, रोटेट करने लग जाए, तो बता काइनेटिक एनर्जी स्टोर कर सकता है नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है. तो जेड एक्सिस के अबाउट भी कर सकता है, एक्स एक्सिस के अबाउट भी कर सकता है. लेकिन वाई एक्सिस में ये मॉलिक्यूल दोनों इसी पे आ गए.
तो इस पर्टिकुलर एक्सिस में एनर्जी नहीं कर पाएगा रोटेशनल एनर्जी। तो एक्चुअल में इसके पास तीन ट्रांसलेशन और 2 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, याद रखना, जिसमें से ये होता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का और 2 होता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। बहुत डिटेल में मत फंसना, मैं बता रहा हूं, सिंपल सा याद रखना, इतना ही काम आता है, इससे ज्यादा नहीं काम आएगा। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक गैस का 5 होता है, जिसमें से 3 तो होता है ट्रांसलेशन, 2 होता है रोटेशनल। ठीक है। यदि बोल दिया जाए कि गैस बहुत हाई टेम्परेचर पे है, डायटोमिक के लिए कभी कभी ऐसा भी बोल देता है एट वेरी हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर मेंशन कर दिया कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, तो उस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है टोटल 3 ट्रांसलेशन 2 रोटेशन, ये तो है ही है, साथ में 2 वाइब्रेशनल की ओर हो जाती है, टोटल 7 हो जाती है। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मॉलिक्यूल जैसे ये है, ये ऐसे वाइब्रेट करने लग जाते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो वाइब्रेशनल काइनेटिक, और एक्चुअल में जैसे 2 चार्जेस 12th क्लास में पढ़ोगे, 2 चार्जेस जो होते हैं वो जब दूर और पास जाते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होती है, तो ये 2 एनर्जी और आ जाती है, तो टोटल 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है। क्या याद रखना है? मोनोएटॉमिक के पास 3 ओनली ट्रांसलेशन, डायटोमिक के पास 5 3 ट्रांसलेशन 2 रोटेशन, डायटोमिक का हाई टेम्परेचर मेंशन करे तो 7 3 + 2 + 2। ठीक है। तीसरा होता है पॉलीएटॉमिक। फॉर पॉलीएटॉमिक मतलब 2 से ज्यादा, इसके 2 केस होते हैं। पहला पॉलीएटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल, मतलब पॉलीएटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल मतलब लीनियर मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कहूं CO2, कार्बन ऑक्सीजन 3 एटम है लेकिन लीनियर है, तो ये 3 होते हुए भी डायटोमिक की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा, तो ये मास पूरा का पूरा इस एक्सिस पे आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाता है इस एक्सिस के अबाउट। तो एक्चुअल में रोटेशन 2 ही एक्सिस के अबाउट कर सकता है, ऐसे या परपेंडिकुलर इसके। ठीक है ना। तो एक्चुअल में कहें तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम तुम सीधा याद रखो 3 + 2 एग्जैक्टली डायटोमिक की तरह 5 होता है, 5। ठीक है। वही 3 ट्रांसलेशनल 2 रोटेशनल, जस्ट लाइक डायटोमिक। पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम देगा, जैसे एग्जांपल बताता हूं, अमोनिया NH3 NHHH, ये लीनियर नहीं होता है, तो ऐसी कोई एक्सिस नहीं होगी जिसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो, ऐसी एक्सिस ही नहीं होगी। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ट्रांसलेशन का और 3 रोटेशन का हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बस ये बात याद रखनी है, 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल। ठीक है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गया काम। तो क्या याद रखोगे? मोनोएटॉमिक का 3, डायटोमिक का 5, डायटोमिक हाई टेम्परेचर पे 7, पॉलीएटॉमिक लीनियर का 5, पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर का 7, और सॉरी 6, नॉन लीनियर का 6। बस ये याद रखना है, इतना ही काम होता है। इससे अलावा कोई केस देगा तो वो तुम्हें डिग्री ऑफ फ्रीडम मेंशन करेगा, तुम्हें नहीं निकालना पड़ेगा। ओके। चलो इसका यूज करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम का, ये फिक्स चीजें हैं, याद करना है, ये यूज आएगी आगे, मैं पढ़ाऊंगा जब यूज आएगी। नेक्स्ट आता है मोलर हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी तो नाम सुना होगा पक्का, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सुना होगा थर्मल वाले चैप्टर में। वो होता था हीट रिक्वायर्ड फॉर यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड।
यहां वो होता था पर यूनिट मास डिफाइन किया था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहां गैस की बात करें तो हम मोल की बात करते हैं। तो किसी गैस के टेम्परेचर को 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए, 1 केल्विन से बढ़ाना या 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना एक ही बात होती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड करना मतलब 273 से 274 करना, मतलब चेंज एक का ही होगा दोनों केस में। ठीक है, तो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाओ चाहे केल्विन से। तो किसी गैस के टेम्परेचर को, 1 मोल के टेम्परेचर को, किसी गैस के 1 मोल के टेम्परेचर को 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए, दैट हीट इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। तो हम इसको C से लिखेंगे, तो ये हो गया हीट रिक्वायर्ड पर मोल पर डिग्री टेम्परेचर चेंज, Q अपॉन N डेल्टा T। तो यूनिट क्या आएगी, जूल पर मोल पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेसिकली इस फॉर्मूले को ऐसे ना याद करके सीधा ही याद करो, Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T। क्या याद हो जाएगा, Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T। बस N है नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स, C है हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, और डेल्टा T है टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। तो थर्मोडायनेमिक्स में फॉर्मूला काम आता है बहुत, Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T। ये हो गया क्लियर। कभी यदि मोलर हीट कैपेसिटी ना यूज करके सिर्फ हीट कैपेसिटी बोले कि किसी गैस की हीट कैपेसिटी ये है, उसका मतलब होता है कि वो नंबर ऑफ मोल इंटू C का प्रोडक्ट है। मतलब पर मोल इतना है, मान लो पर मोल X है तो 10 मोल का 10x हो जाएगा, 20 मोल का 20x हो जाएगा, n मोल का nx हो जाएगा। तो n इंटू C को बोलते हैं सिर्फ हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी ना बोल के हीट कैपेसिटी बोल देते हैं। जो थर्मोडायनेमिक्स में हम यूज करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में वहां पे पढ़ते भी है, मैं थोड़ा बता देता हूं। यहां पे एक पढ़ते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, कैपेसिटी एट कांस्टेंट, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम। एक प्रोसेस पढ़ते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस थर्मोडायनेमिक्स में, आइसोकोरिक प्रोसेस। यदि नहीं पढ़ा है तो थर्मोडायनेमिक्स में वहां सीख लिया जाएगा, यदि पढ़ा हुआ है तो पता होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो उस प्रोसेस, उस पर्टिकुलर प्रोसेस की मोलर हीट कैपेसिटी को बोला जाता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको CV से लिखा जाता है, CV कांस्टेंट वॉल्यूम। बेटा CV का वहां से फॉर्मूला आता है F/2R, डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में आता है। ये याद कर लो, नहीं याद है तो याद कर लो, वहां पे निकल आ जाता है थर्मोडायनेमिक्स में। यदि नहीं है तो थर्मोडायनेमिक्स का कोई लेक्चर देख लेना, वहां पे बताया जाएगा। तो CV इज इक्वल टू आ गया F/2R। F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, अभी जो हमने देखा था। R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, दूसरा होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम था ये, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हाँ, तो अगला लिखते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। वह एक प्रोसेस पढ़ते हैं आइसोबारिक प्रोसेस, इसको लिखा जाता है CP से, CP नाम दिया जाता है। इसका फॉर्मूला बेटा याद रख लेना, काम आ जाता है F/2 + 1R होता है। ठीक है, ये कैसे आते हैं बेटा, ये वहां सिखाए जाते हैं, पर ठीक है पढ़ा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज याद कर लो। F/2 + 1R मतलब CV + R। तो बेसिकली यहां से एक फॉर्मूला आता है CP इज इक्वल टू CV + R। तो यहां से फॉर्मूला आता है CP - CV इज इक्वल टू R। मोलर हीट कैपेसिटी
कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो होती है उनका डिफरेंस कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर आर होता है। जैसे मैं बात करूं फॉर मोनो एटॉमिक गैस, यदि मैं मोनो एटॉमिक गैस की बात करूं तो CV मोनो एटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, तो यह आएगा 3/2R। मैं बात करूं CP, यह आएगा 3/2 + 1, 3/2 + 1 × R। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूं बस, ठीक है, तो यह आ गया 5/2R। यदि मैं बात करूं फॉर डायटोमिक गैस की बात करूं तो CV आएगा बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है 5/2R। CP की बात करूं तो होता है 5/2 + 1, 5/2 + 1 × R, 7/2। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हैं, इससे आंसर आ जाएगा यदि डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज आएगा तो ये CP/CV हम निकाल सकते हैं थर्मोडायनामिक्स में। चलो नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। गैस की एनर्जी के बारे में बात करते हैं, गैस की एनर्जी के बारे में बात करते हैं। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। क्या भाई, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, तुम भी पानी पी लो। जो बता रहा हूं इन पॉइंट्स पे बस छोटी छोटी चीजें हैं, स्कोर करवाएंगे, देखना बेटा। यही जैसे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये क्या कहता है? ये कहता है कि एक गैस मॉलिक्यूल के पास जो भी एनर्जी होगी वो अपनी एनर्जी को सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम में बराबर बराबर बांट देता है। जैसे एक आदमी है जिसके 5 बच्चे हैं मान लो, तो अपनी प्रॉपर्टी को बराबर बराबर बांट दिया। सेम ऐसे ही हर एक गैस जो होती है, वो कोई भी गैस मॉलिक्यूल के पास जो भी, उस मॉलिक्यूल के पास जो भी एनर्जी है वो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में यूनिफॉर्मली डिवाइड हो जाएगी, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ए गैस मॉलिक्यूल विल हैव इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, और इसकी वैल्यू भी किसी टेम्परेचर पे फिक्स होती है। तो क्या होती है वो मैं लिखता हूं यहां पे, याद रखना। तो एनर्जी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसकी वैल्यू होती है ½ kT। क्या होती है? ½ kT। एनर्जी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है ½ kT। ये याद रख लेना, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में पर मोल ½ kT एनर्जी होती है। के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। टी होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टी होता है, ½ kT एनर्जी हो गई। तो यहां से यदि मान लो बात किया जाए एनर्जी, टोटल एनर्जी पर मोल ऑफ ए गैस, सॉरी एनर्जी पर, ये एक चीज थोड़ी सी करेक्ट करेंगे यहां पे, हम मोलिक्यूल की बात करें, एनर्जी पर मोलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना। सॉरी थोड़ा सा चीज, एनर्जी पर मोलिक्यूल, इसको मोलिक्यूल लिखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं। पर मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल की बात हो रही है, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, हर एक मॉलिक्यूल की हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में ½ kT एनर्जी होती है, कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। यदि मैं लिखूं एनर्जी पर मोल, एनर्जी पर मोल लिखूं, पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम,
ये जो एनर्जी होगी तुम ही बताओ कितनी होगी। पर मोलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है हाफ kT। यदि मैं पर मोल बात करता हूं, एक मोल की, एक मोल मतलब कितने मोलिक्यूल, Na, तो Na टाइम्स हो जाएगी Na टाइम्स ऑफ हाफ kT। बेटा K क्या होता है, R अपॉन Na, तो K R अपॉन Na कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा हाफ RT, हाफ RT। तो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों लाइन में। ये था पर मोलिक्यूल हाफ kT, ये है पर मोल हाफ RT। पर मोलिक्यूल बात करें तो K के टर्म्स में जवाब देंगे, पर मोल बात करें तो R के टर्म्स में जवाब देंगे, बाकी फॉर्मूला सेम सा ही है। ठीक है, तो यदि मैं बात करूं एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ ए गैस, तो देखो ध्यान से, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम एक मोल की है हाफ RT। मान लो उस गैस की F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो F टाइम्स हो जाएगा किसके, हाफ RT, लेकिन ये एक मोल का आएगा। देखो एक मोल की पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इतनी थी, तो F 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 गुना, 5 है तो 5 गुना, तो 5 F को F टाइम्स कर दिया। लेकिन ये पर मोल है, तो मान लो N मोल है तो N से गुना कर दो, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा F/2 nRT। इस चीज को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस। एक गैस के पास जो N मोल गैस है, F डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उसकी इंटरनल एनर्जी किसी टेम्परेचर T पर F/2 nRT होती है। तो एक्चुअल में ये यहीं से आया, तो मेन फॉर्मूला ये है हाफ kT और हाफ RT। पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम बात करें तो हाफ RT R, पर मोलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम बात करें तो हाफ kT, और ये आ गई इंटरनल एनर्जी। तो एक्चुअल में ये तो एक इंटरमीडिएट चीजें, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, इस पे डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछ सकता है। अदरवाइज हम बात करें इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, तो वो ये आ गया है इंटरनल एनर्जी, इसको लिखेंगे U इज इक्वल टू होता है F/2 nRT, F/2 nRT, ये इंटरनल एनर्जी आ गया। यदि बोले चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो वैसे तो देखो नॉर्मली इंटरनल एनर्जी में चेंज करने के लिए टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा, तो डेल्टा U ये आएगा F/2 nR डेल्टा T, F/2 nR डेल्टा T। ये जो है ना F/2 इंटू R, बेटा F/2 इंटू R, इसको लिखते हैं CV, अभी बताया था F/2R, तो ये बन जाएगा NCV डेल्टा T। हो सकता है ये फॉर्मूला केमिस्ट्री में रटा होगा पक्का, ये ऐसे आता है NCV डेल्टा T। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का F/2 nR डेल्टा T भी फॉर्मूला होता है, NCV डेल्टा T भी फॉर्मूला होता है। थर्मोडायनेमिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहां काम नहीं आएगा, वो थर्मोडायनेमिक्स में काम आता है। ठीक है, ये CV हो गया मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, ये फॉर्मूला याद रखना है। चलो क्वेश्चन, द एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर ए मोनोएटॉमिक गैस, बताओ भाई, ये लो सीधा ही क्वेश्चन पूछ रहे 2020 में। एवरेज थर्मल एनर्जी फॉर ए मोनोएटॉमिक गैस, ऑप्शन में देखो के टर्म्स में दे रखा, मतलब मोलिक्यूल की बात कर रहा है। देखो पर मोलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये होता है हाफ kT, लेकिन मोनोएटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3। तो फॉर मोनोएटॉमिक के लिए बात करें, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये हो गया एनर्जी, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ हाफ kT, मतलब 3/2 kT, 3 टाइम्स ऑफ हाफ kT, 3 गुना हो जाएगा, मतलब 3/2 kT। पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ kT होता है।
मोनो एटॉमिक है तो 3, तो 3 गुना हो गया 3/2 kT। डायटोमिक होती तो 5 टाइम्स 5/2 kT। सिंपल, हाफ kT फॉर्मूला याद रखना है। जैसे ये देखो, ए गैस मिक्सर ऑफ दिस एंड दिस नेगलेक्टिंग वन इंटेंसिटी ऑफ द गैस, ठीक है। बोल रहा है हमें बताना है टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। एक का एनर्जी दूसरे का एनर्जी दोनों को जोड़ दो, टोटल एनर्जी। तो U टोटल जो होगा वो U1 प्लस U2 होगा या नहीं होगा? होगा। U1 कितना होगा? U होता है F/2 nRT। बोलो होता है नहीं होता? अब देखो पहली गैस कौन सी है? 2 मोल है, ऑक्सीजन है, ठीक है। कितने टेम्परेचर पे है? T पर। तो F ऑक्सीजन डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, आर्गन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, मोनो एटॉमिक है। ये डायटोमिक है, देखो ये मोनो एटॉमिक है, देखो तो कितना आ जाएगा? F आ गया 5/2, N कितना है? 2 मोल RT प्लस दूसरी का F 3/2, N कितना है? 4 मोल RT। देख लो देख लो, यदि पेशेंस के साथ आराम से फॉर्मूले में वैल्यू भी चिपका दोगे ना, 4 नंबर पक्के हैं। मजाक लग रहा होगा लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन नीट में आते हैं बेटा। देख लो ये नीट का ही क्वेश्चन है, मैं खुद से नहीं करवा रहा हूं। 5RT 6RT 11RT, ये आंसर और ये नंबर, ये लो भाई, ठीक है। समझ में आया? बोल बोल। तो कुछ बड़ी बात नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है बेटा, बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चल नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। एक लास्ट 1-2 चीज बच रही है अपनी इस चैप्टर की, फिर खत्म होने वाला है चैप्टर। हाँ हाँ खत्म होने वाला है, हो गया भाई, देख रहा है मजे मजे में ही। मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है? जो गैस मॉलिक्यूल हैं रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे हैं, रैंडमली। अब जो कोई मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, अब इस रूम में बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो दूसरा इधर से आ रहा है, दोनों टकरा गए, ठाक, तो टक्कर होती है, बार बार टक्कर होती है। तो 2 कोलिजन के बीच में जो डिस्टेंस चलता है, 2 कोलिजन के बीच में जो ये मॉलिक्यूल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसको बोलते हैं इसका फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, फ्री पाथ। लेकिन कोई मॉलिक्यूल तुरंत से कोलिजन कर जाएगा, कोई थोड़ा देर बाद करेगा, कोई और थोड़ा देर बाद। मतलब ये जो टक्कर होगी कोई फिक्स टाइम पर नहीं होती है, अलग अलग टाइम पर होती है। तो अलग अलग डिस्टेंस चलेगा, कभी थोड़ा कम चलेगा, कभी ज्यादा चलेगा, कभी ज्यादा चलेगा। तो यदि सभी की ऐसे टक्कर का ऐसे मीन वैल्यू निकाला जाए तो उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। 2 कोलिजन के बीच में जो मीन डिस्टेंस चलेगा, एवरेज डिस्टेंस कितना चलेगा, उसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। तो इट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गैस मॉलिक्यूल्स बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन। हम किसी पर्टिकुलर की बात नहीं करते, हम एक मीन बात करते हैं, एवरेज बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, बहुत सारे कोलिजन होते हैं, अब एक कोलिजन को लेकर नहीं बैठ सकते, हम मीन एवरेज बात करते हैं एक। तो बस इसका कुछ नहीं, एक फॉर्मूला होता है, इसको हम लैम्डा से लिखते हैं। बस ये फॉर्मूला रटना है बेटा, ठीक है ना। बहुत ऐसे गंदे से कैलकुलेशन के बाद आता है, उससे मतलब ही नहीं है, सीधा याद करना है। लैम्डा इज इक्वल टू होता है 1/√2 πd² इंटू n। बस इसी से काम बन जाएगा भाई, 1/√2 πd² इंटू n। ठीक है। यहां क्या है वो तो देख ले। d है डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, d है डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन के बेसिस पे निकाला हुआ है कि यदि कोई गैस मॉलिक्यूल का कुछ वॉल्यूम माने तो आपस में जाके टकराएंगे। पॉइंट्स के लिए नहीं बोला गया है, ये थोड़ा सा रियलिस्टिक सिचुएशन पे, रियल गैस पे आया गया है कि कुछ डायमीटर ले d, तो उसकी जो 2 कोलिजन के बीच का जो एवरेज टाइम इंटरवल है वो कुछ ऐसा होगा। यहां n क्या है? ये इसको बोलते हैं नंबर ऑफ मोलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। इसको बोलते हैं मोलिक्यूल डेंसिटी। तो ये जो स्मॉल n है
ये बेटा होगा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन वॉल्यूम, टोटल मॉलिक्यूल अपॉन वॉल्यूम, टोटल मॉलिक्यूल अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, N/V। ये हो गया डेंसिटी, हो गई एक प्रकार से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखना सीधा, एज इट इज। पता है एज इट इज इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, एज इट इज इसी पे। एक चीज और बताता हूं क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले, बेटा इस फॉर्मूले में ध्यान से देखोगे ना तो बस क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वॉल्यूम, डायमीटर, और कोई वेरिएबल चीज है ही नहीं। तो यदि मैं कहूं फॉर फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स at constant volume, if temperature is increased, then लैम्डा जो है वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब लैम्डा इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होगा। यदि मैंने फिक्स कर दिया कि 1,00,000 मॉलिक्यूल इसने से वॉल्यूम में रखे हुए हैं तो अब उसका लैम्डा फिक्स है, वो चेंज नहीं होगा। तुम टेम्परेचर बढ़ाओ, लैम्डा उतना ही रहेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे, स्पीड बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स तेजी से चलना स्टार्ट करेंगे, लेकिन कोलिजन भी जल्दी जल्दी होने लग जाएंगे। यदि एक रूम में बहुत सारे आदमी घुसा दिए जाएं और कहे भागो भागो, स्पीड बढ़ाएंगे तो कोलिजन जल्दी जल्दी होगा। टाइम घटेगा, स्पीड बढ़ेगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड उतना ही होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। ये हो गया मीन फ्री पाथ। एक होता है मीन फ्री इंटरवल, दो कोलिजन के बीच का मीन इंटरवल, टाइम इंटरवल, जिसको बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या है? इट इज द मीन वैल्यू ऑफ टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल। कितनी देर बाद दूसरा कोलिजन होगा। अब ये फिक्स तो होता नहीं है, कभी ज्यादा कभी कम, तो उसकी एक मीन वैल्यू निकाल ली जाए, तो उसको बोला गया मीन रिलैक्सेशन टाइम। इसको टो से लिखा जाता है, टो। तो टो जो है ये कुछ नहीं है बेटा, यदि निकालना है तो मीन फ्री डिस्टेंस, मीन फ्री पाथ, जो लेंथ चल रहा है उसको डिवाइड कर दो स्पीड से, लैम्डा बाई वी, लैम्डा अपॉन वी। तो मीन फ्री पाथ, एक मीन फ्री पाथ है, उसके एवरेज मतलब डिस्टेंस पता है, इतना डिस्टेंस चल रहा है, स्पीड पता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये टाइम आ जाएगा। तो कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, बस पता होना चाहिए। लेकिन हाँ, इस वाले केस में जो बेटा v होता है ये रूट टी के प्रोपोर्शनल होता है, रूट टी के, अंडर रूट 2RT बाई 8RT बाई पाई एम, टी के, रूट टी के प्रोपोर्शनल। तो यहां पे तो जो होगा रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम जो होगा वो 1/√T के प्रोपोर्शनल होगा, ये याद रख लेना। अभी तक नीट में क्वेश्चन नहीं पूछा गया इस पे, लेकिन जेईई मेंस ने क्वेश्चन 2-3 बार पूछा है, तो हो सकता है नीट में भी क्वेश्चन कभी ना कभी पूछ लिया जाए कि रिलैक्सेशन टाइम का टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंसी होती है, टेम्परेचर। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखो कैसे पूछे गए, ये देखो पूछा हुआ क्वेश्चन 2020 में, सीधा फॉर्मूला पूछ लिया कि बताओ मीन फ्री पाथ क्या होगा। जिसको याद है वो आएगा, हाँ 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 हाँ, ये दो, ये और नंबर आ जाएंगे 4, 1/√2 पाई डी स्क्वायर इंटू एन। देख लो, तो इसलिए बोल रहा हूं कि बस सीधा फॉर्मूला याद करो और आगे बढ़ो, इससे आएगा, सीधा क्वेश्चन करो। ठीक है, और कैसे घुमाएगा क्वेश्चन देख लो, ये रहा। बोल रहा है मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर रेडियस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, रेडियस पे किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? अरे अभी बताया, लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई डी स्क्वायर इंटू एन। बेटा डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो डी स्क्वायर इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो लैम्डा आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये बोल रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? हम कहेंगे आर स्क्वायर के। हो गया। कभी वैल्यू दे देगा, पूछ लेगा मीन फ्री पाथ कितना, हम पुट करके वैल्यू निकाल देंगे।
कभी मॉलिक्यूल का टेम्परेचर चेंज करने का बोल देंगे, हम कहेंगे टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा घुमा के बस इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछेगा और क्या है। जैसे देखो जेईई मेंस का क्वेश्चन दिखाता हूं, इसने क्या पूछा हुआ है, बोला द प्लॉट दैट डिपिक्ट द बिहेवियर ऑफ द मीन फ्री टाइम टो, मीन फ्री टाइम बोल दिया इसने रिलैक्सेशन टाइम को, और बोल भी दिया टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ठीक है, फॉर द मॉलिक्यूल फॉर एन आइडियल गैस एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। बोला कि टो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, हमने कहा रटा हुआ है हमने भाई, टो टेम्परेचर के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बस हमें ग्राफ सेलेक्ट करना है। तो टो और रूट टी में, टो और रूट टी में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनना चाहिए था, गलत है। y x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एक रेक्टेंगुलर बनना चाहिए था, ये गलत है। टो और 1/t में, 1/t में स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगी, पक्की बात है, टो स्क्वायर 1/t के प्रोपोर्शनल होता। टो और 1/√t में, हाँ देखो ये हो गया y और ये पूरा का पूरा हो गया x, तो y इज प्रोपोर्शनल टू x, आंसर सी, मोजा ही मोजा हो गया भाई। देखो तो बस सही सेलेक्ट करना है ऑप्शन। ऐसा ही कुछ पूछा जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम पे क्या इफेक्ट आएगा, बढ़ेगा घटेगा कांस्टेंट रहेगा बता देंगे, इन्हीं में से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। एक लास्ट चीज और बता देता हूं थोड़ा सा ठीक है, इसमें भी मेरे को मिला नहीं कोई क्वेश्चन नीट का, बट ध्यान रख सकते हो, क्या है मिक्सर ऑफ गैस, कुछ फॉर्मूले हैं बिल्कुल बेसिक चीज, जैसे मान लो मल्टीपल गैसेस को मिक्स कर दिया जाए, नॉन रिएक्टिंग गैसेस एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रही है, तो जैसे मोलिकुलर मास निकालना हो तो मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सर, मोलिकुलर मास ऑफ मिक्सर, देखो ये बिल्कुल बेसिक सी बात बता रहा हूं। जैसे मान लो कुछ हाइड्रोजन, कुछ ऑक्सीजन, कुछ नाइट्रोजन ऐसे मिक्स कर दिया और बताया कि बताओ इस कंटेनर में जो गैस है उसका एवरेज मोलिकुलर मास क्या आएगा, इस मिक्सर का मोलिकुलर मास क्या बोलेंगे। तो अब देखो उसका तरीका क्या है, एम मिक्सर निकालने का एक फॉर्मूला याद रख लो, N1M1 प्लस N2M2 प्लस N3M3 ऐसे निकालो सबका और टोटल मोल से डिवाइड कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है, बेसिक सी बात है यार। N1M1 N2M2 N3 और टोटल नंबर मोल से डिवाइड कर दिया। चलो ऐसे यदि मान लो निकालना हो CV मिक्सर निकालना हो, CV मिक्सर, ये लो भाई N1CV1 N2CV2 N3CV3 और ऐसे सबको N1 प्लस N2 प्लस, ये लो CV मिक्सर आ गया। ऐसे CP मिक्सर निकालना है, सेम फॉर्मूला N1CP1 N2CP2 ऐसे सबको निकालो अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 ऐसे कर दो। लो डिग्री ऑफ फ्रीडम का निकालना हो F मिक्सर का, तो हम कहेंगे N1F1 N2F2 ऐसे निकालो अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दो। N जो है ये है नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल्स सबके लिए, बस सीधा फॉर्मूला लगाओ और निकाल दो। एक्चुअली में तुम्हें मजाक लगेगा लेकिन इसी बेसिस पे देखो जेईई ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2022 में पूछा है, उसके बाद भी आया होगा, ठीक है ना, नीट में भी आ सकता है कभी भी। क्या बोल रहा है कि एक मोल मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 3 को मिक्स कर दिया 3 मोल डायटोमिक, डायटोमिक मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है 5। तो बताओ द मोलिक्यूल स्पेसिफिक हीट ऑफ मिक्सचर ऑफ द कांस्टेंट, सीवी पूछ रहा है, ये लो भाई। अरे बेटा एफ मिक्सर निकाल लो पहले, तुम क्या कहोगे N1F1 N2F2 अपॉन N1 प्लस N2, बता भाई। बोला भी है अज्यूम दैट गिवन डायटोमिक गैस हैज नो वाइब्रेशनल मोड, मतलब हाई टेम्परेचर नहीं है, इसका मतलब ये होता है हाई टेम्परेचर नहीं है। बता क्या आएगा, N1 कितना है 3, F1 कितना है डिग्री ऑफ फ्रीडम, सॉरी N1 है 1 मोल, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, N2 है 3 मोल, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, तो टोटल 1 प्लस 3 4, तो 5 3 15 और 3 18/4, मतलब 9/2। क्या पूछा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे CV, CV होता है बेटा F/2R,
CV होता है F/2R। चाहे तो F मिक्सर निकालो या फिर दोनों का CV1 CV2 निकालो, N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2, ऐसे कर दो, उससे भी सेम बात आएगी। चाहे तो F मिक्सर निकाल लिया और सीधा कहो ना यार, CV मिक्सर विल बी इक्वल टू F मिक्सर बाई 2 इंटू R। F मिक्सर कितना आ गया, 9/2 इंटू R, 9/4R। ये बोल रहा है अल्फा स्क्वायर बाई 4 है, अल्फा स्क्वायर बाई 4 मतलब ये है 3 का स्क्वायर अपॉन 4R। ये इसको कंपेयर करो, अल्फा स्क्वायर कितना है, 3 स्क्वायर है, तो अल्फा कितना है 3। ये आंसर था, यही आंसर था। जेईई मेंस का क्वेश्चन है, देख लो। तो मिक्सर का मोलिकुलर मास पूछे, मिक्सर का F मिक्सर पूछे, मिक्सर का CV मिक्सर पूछे, इसको सीधा भी कर सकते हो, इसका CV निकालो, उसका CV निकालो, N1 CV1 प्लस N2 CV2 अपॉन N1 प्लस N2, उससे भी आंसर हो। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना बेटा, पूछा जा सकता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इससे बाहर केटीजी में नहीं आएगा, ठीक है। बस क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से कर लो, जो चीजें बताई है ना, काम यही आएंगी। अच्छे से क्वेश्चंस लगा लो, जबरदस्त तरीके से काम खत्म है, ठीक है। मजा आ गया लेक्चर में तो एक बार लाइक ठोक दे और बढ़िया सा कमेंट लिख दे, ठीक है। ओके बेटा, मिलते हैं फिर, थैंक यू, बाय।